हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की सेशन में देखेंगे हम लोग रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड एग्जाम्स 2018 में जो फ्रेंड्स आपके ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चंस का फ्रेंड्स आज की सेशन में एनालिसिस करने वाले हैं। जो फ्रेंड्स आपका एग्जाम हुआ था 5/11/2018 को, जो आपके थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, आज की सेशन में कवर करेंगे सारे क्वेश्चंस को। जो फ्रेंड्स हम लोग 100 क्वेश्चंस में से जो है आपके केवल साइंस के क्वेश्चंस को इस सेशन में अध्ययन करेंगे। जो फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड जो होगा एपिसोड 5 होगा। इससे पहले ऑलरेडी फ्रेंड्स मैंने एपिसोड 4 तक कवर कर चुका हूँ। आज का हमारा सेशन जो होगा एपिसोड 5 होगा, तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। आज का ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप अगर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम पे जाने से पहले फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस के अनुमान होना अनिवार्य है। क्योंकि फ्रेंड्स आपके रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम पे जो है 25% जो है आपके साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं। और फ्रेंड्स एग्जाम पे जाने से पहले फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस का लेवल, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम पे जो रिपीट होने की संभावना बनती है उस इस सेशन में कवर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 7वां क्वेश्चन हमारा पूछा गया था साइंस से संबंधित केवल क्वेश्चंस अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। तो 7वां क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था आपके फिजिक्स से रिलेटेड पूछा गया था। ये सवाल था फ्रेंड्स, आपका सवाल पूछा गया है कि कार्य तभी हो सकता है जब डैश है हो, क्या होगा? तो कार्य तभी हो सकता है जब क्या होगा? तो ऑप्शन से आपके ऊर्जा, बल, संवेग और शक्ति। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा होगा। ऊर्जा होगा फ्रेंड्स, तभी आपके जो है कार्य माना जाएगा फिजिक्स की स्थिति में, यानी कि भौतिक के क्षेत्र में जो कार्य होते हैं आपके, इसके होने पर कार्य माना जाएगा, तो आपके ऊर्जा के होने पर कार्य माना जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 9वां क्वेश्चन से जो आपके साइंस से पूछे गए थे वो क्वेश्चन था आपका बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना होता है। फ्रेंड्स आपके ग्रुप डी के एग्जाम पे जो आपके क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स 6 से 7 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स आपके रेलवे ग्रुप डी स्पेशली के लिए आपके जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं इन्हीं फॉर्मूला बेस पर आधारित होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर ग्रुप डी का सिलेक्शन चाहिए फ्रेंड्स, तो आपको जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको अनिवार्य ही है जानना। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। वो सूत्र कौन सा है तो मैं आपको बताता हूँ। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो जब भी स्थिति में फ्रेंड्स कार्य पूछे और कोण का उपयोग करें तो आपको एक फॉर्मूला यूज रखना है, ध्यान रखना है। आपके W बराबर जो एक फॉर्मूला होते हैं वो होते हैं आपके एफ एस कोस थीटा। इस संदर्भ में इसमें जो बताए गए फ्रेंड्स, आप एफ का मतलब हो गया बल और एस का मतलब हो गया विस्थापन और ये कोस थीटा। जब भी आपको इस तरह की कंडीशन में आपको दे बल और विस्थापन के बीच कोण, तो आपको ध्यान रखना ये बल और विस्थापन के बीच कोण का मान होता है, यानी कोस थीटा का मान होता है। तो इनके बदले क्या यूज करेंगे? एफ एस कोस थीटा के बदले कोस थीटा का मान हमें कितना दिया गया है? तो 90 डिग्री। तो हमारे कोस थीटा का मान जो होंगे फ्रेंड्स आपके 90 डिग्री का मान कितना होगा? तो आपके कोस 90 डिग्री का मान जो होते हैं 0 होते हैं और इस तरह से हमारा निकल कर आ जाएगा 0। तो इस तरह से आपके राइट आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कि हमारा कार्य जो होगा 0 होगा, क्योंकि कार्य नहीं हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा यहाँ W की जो वैल्यू निकल के आई है आपके 0 निकल के आई है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको इस कंडीशन में आपको कार्य निकालने के लिए, वर्क निकालने के लिए दे, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है एफ एस कोस थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 22वां क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 प्रतिरोध वाली तार का क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। तो जब भी फ्रेंड्स आपको दे इस तरह के प्रतिरोध की गणना करने के लिए, तो नए प्रतिरोध जो होगा फ्रेंड्स आपको R1 से डैश देना है और ऊपर में प्रतिरोध रखना है और अपन में एरिया का स्क्वायर करना है। ये आपके जो है एक फार्मूला है और इसमें जो है फ्रेंड्स आपके ऊपर R है, नीचे R स्क्वायर है, यानी क्षेत्रफल का स्क्वायर है। तो अब इनमें से जो फ्रेंड्स R है, R का वैल्यू आपको दिया गया है 10 प्रतिरोध, तो R का वैल्यू रख लेते हैं 10 और नीचे हो जाता है हमारे एरिया का स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का स्क्वायर। और बोला गया आपको क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाता है। तो मान लीजिए हमारा ए क्षेत्रफल है तो इसके क्षेत्रफल को जो है 2 गुना कर दिया जाता है। तो 2 गुना कर दिए और जो स्क्वायर है फ्रेंड्स आपके स्क्वायर कर दिए। तो इस तरह से हमारा निकल के आ गया फ्रेंड्स आपके 10/4। अब इन्हीं को जब डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 2.5 निकल के आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो नया प्रतिरोध होगा वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी 2.5 ओम हमें प्राप्त हो जाएंगे और इस तरह से हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी नए प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना प्रतिरोध दिए रहे ओम पे उसको डिवाइड कर देना है, जितना गुना बोला है उतने से, बस आपको ध्यान रखना है
नीचे जो होते हैं आपके क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है, ये क्षेत्रफल का स्क्वायर आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका 25वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके निम्न में से कौन सा भाग वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेता है। बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा आपके जो है वनस्पति के जनन में हिस्सा नहीं लेता है। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, फूल जो है फ्रेंड्स आपके वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है। बाकी जो है फ्रेंड्स आपके पत्ती के माध्यम से भी जनन होता है, जो फ्रेंड्स आपके नए पौधे का विकास होता है। उसके बाद जड़ से भी नए पौधे का विकास होता है और तना के माध्यम से भी एक अन्य नए पौधे का विकास होता है। इसमें ध्यान रखने की बात योग्य ये बात है फ्रेंड्स कि आप इसमें वनस्पतिक जनन बोले हैं, ना कि आपके बीज के माध्यम से जनन होते हैं, ये बात बोले हैं। आपको ध्यान रखना है वनस्पतिक जनन की बात पूछी गई है, इसी वजह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, जो आपके वनस्पतिक जनन में फूल सहयोगी नहीं है। अगला क्वेश्चन से हमारा 26वां क्वेश्चन। फिर आगे फ्रेंड्स आपके अब तक 26 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं फ्रेंड्स, और आपको जो है आपके 3 ऐसे क्वेश्चन प्राप्त हो चुके हैं जो फ्रेंड्स आपके न्यूमेरिकल बेस है, यानी फार्मूला बेस है। तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको रेलवे फार्मूला की अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, तभी जो फ्रेंड्स आपके रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन होने वाला है। तो इस सेशन के एंड के तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। इस सेशन के माध्यम से मैं आपके 25 क्वेश्चंस कराने वाला हूं फ्रेंड्स, जिनमें से आपके सारे क्वेश्चंस जितने भी आपके फॉर्मूला बेस होते हैं सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, और उसका एक आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है, सर्किट के माध्यम से प्रभावित विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी। तो जब भी आपको इस तरह के विद्युत आवेश की गणना करने के लिए बोले फ्रेंड्स, तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो है आपके Q बराबर IT, यानी कि फ्रेंड्स आपको आवेश बराबर जो फॉर्मूला होते हैं धारा और टाइम के गुणनफल के बराबर होते हैं। यानी सीधे सीधे याद रखिएगा, Q बराबर जो फॉर्मूला होते हैं IT होते हैं, यानी I का मतलब हो जाएंगे आपके धारा और T का मतलब हो जाएंगे टाइम, और ये हो गया Q को जो Q जो आपको आवेश को दर्शाते हैं। तो Q बराबर फिर एक बार लिखते हैं। उसके बाद धारा कितना दिया गया आपका 0.5 यानी कि 1/2 एम्पियर। उसके बाद टाइम कितना है हमारा 10 मिनट, तो 10 को यहाँ मल्टीपल कर देना है। उनके बाद जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको टाइम जो है फ्रेंड्स ये आपका टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए। तो हमारा 10 मिनट है, तो 10 मिनट को हम सेकंड में बदल देंगे, तो यानी 10 को 60 से मल्टीपल कर देना है। इस तरह से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 30, और 30 को जब 10 से गुना करेंगे तो आपके निकल के आ जाएंगे 300। इस तरह से हमारा आवेश निकल के आ जाएगा, और इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवेश की मात्रा होगी 300 कूलम्ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा पूछा गया था 31वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। इसके राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर डी, NH3 के 0.1 मोल में। देखिए फ्रेंड्स किसी भी तत्व का द्रव्यमान जो सबसे अधिक होता है, अगर किसी भी माध्यम से तुलना किया जाता है, तो उनमें जो फ्रेंड्स आपको मोल जिसमें दिखे वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो मोल की मान होते हैं फ्रेंड्स ये सबसे अधिक होते हैं, और इसी की तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जो है NH3 के 0.1 मोल में जो है सबसे अधिक द्रव्यमान होगा। तो ध्यान रखिएगा आपको मोल जिसमें भी देखने को मिले वही आपके राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मोल जो है अधिकतम वैल्यू को दर्शाते हैं, और मोल के मान जो होते हैं फ्रेंड्स आपके 6.022 × 10⁻23 ये जो होते हैं फ्रेंड्स आपके 1 मोल के बराबर होते हैं, और इन्हीं को जब फ्रेंड्स इनके अमोनिया यानी NH3 के द्रव्यमान से मल्टीपल करेंगे तो बहुत हो जाएंगे। इस तरह से आपके जो राइट आंसर होंगे, यानी मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा ध्यान रखने के लिए आपको जिसमें भी आपको मोल देखने मिले वही आपके राइट आंसर हो जाएंगे, आपके किसके मामले में, सबसे अधिक द्रव्यमान के मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा पूछा गया था 38वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स जितने भी आपके क्वेश्चन है फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट है, और जो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम पे रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे के पास इतना क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, क्योंकि और रेलवे में जो है कई सारों शिफ्टों में एग्जाम लेना होता है, इसलिए फ्रेंड्स आपके किसी भी अन्य एग्जाम की तुलना में जो है रेलवे के एग्जाम पे जो है अधिकतम मात्रा में आपको क्वेश्चंस रिपीट हुए दिखते हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा 38वां क्वेश्चन है, डैश ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होते हैं। यानी ये जो नियम दिया गया था फ्रेंड्स कि प्रत्येक तत्व में जो होते हैं उनके एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होते हैं, यानी तत्व के परमाणु द्रव्यमान का नियम किसने दिया फ्रेंड्स। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, डाल्टन ने। डाल्टन जी के द्वारा जो है प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होते हैं, ये नियम जो दिया गया था आपके डाल्टन साहब के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 42वां क्वेश्चन पूछा गया था। 42वां क्वेश्चन से हमारा बायोलॉजी से क्वेश्चन है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या होता है। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या होता है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रसनी होते हैं। ग्रसनी के माध्यम से जो है फ्रेंड्स आपके
गला में अवस्थित है ये अंग ग्रसनी, जो है आपके भोजन का भी द्वार और हवा का भी द्वार दोनों एक साथ होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपके ग्रसनी के माध्यम से जो है एक साथ भोजन और हवा हमारे शरीर के अंदर जाते हैं अंत ग्रहण के दौरान, यानी कि फ्रेंड्स जब हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 47वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा। एक बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें समझने वाली क्वेश्चन है। इनमें से जो आपके विसरित नहीं होगा, ऑप्शन से आपके अगरबत्ती का धुआं, तो ये तो धुआं तो स्वाभाविक है फ्रेंड्स, आपके विसरण होता है। जबकि इत्र की वाष्प, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं फ्रेंड्स इत्र की सुगंध कह सकते हैं, या फिर इत्र की वाष्प, ये भी जो है फ्रेंड्स आपके विसरित हो सकते हैं। धुआं बोले या फिर अगरबत्ती का धुआं बोले या फिर कोई भी धुआं बोले, ये इसमें तो विसरण का गुण पाए जाते हैं। जबकि आपके मेथी का पाउडर फ्रेंड्स आपके एक प्रकार से ठोस की श्रेणी में आ जाते हैं। ठोस श्रेणी में जो है फ्रेंड्स आपके विसरण के गुण नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपके राइट आंसर जो होंगे आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जिनमें फ्रेंड्स आपके मेथी का पाउडर में जो है विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 49वां क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी मुकुलन। मुकुलन के माध्यम से जो होते हैं फ्रेंड्स आपके एक वयस्क पूर्ण वयस्क जीव के माध्यम से एक जनक के रूप में अलग हो जाते हैं एक छोटा सा प्रजनन का हिस्सा, जो स्वतंत्र जीव बनाते हैं उसको क्या कहेंगे, यानी कौन सी विधि कहेंगे। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी मुकुलन विधि कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 54वां क्वेश्चन। 54वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके साइंस से संबंधित पूछा गया है। इनमें जो है फ्रेंड्स आपके थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपको समझने वाली क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है। आपको घबराने नहीं है फ्रेंड्स कि आपके क्वेश्चंस भी बड़े हैं और आपके जो है ऑप्शंस भी बड़े हैं। आपके फ्रेंड्स जितने बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें बस कुछ ना कुछ ऐसे तरीका होते हैं फ्रेंड्स जो आपके राइट आंसर की ओर ले चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप कोशिश कीजिएगा कि बड़े प्रश्न को देखकर आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया था, जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से एक इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और एक दूसरा तकिए पर गिराया जाता है, निम्न में से कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा। इनमें से फ्रेंड्स आपके नहीं वर्ड्स जो है फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, नहीं वाले सवाल आपके जो है गलती करा बैठते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन क्या है हमारा, विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई पर वस्तुओं पर भिन्न भिन्न इस तरह के बल लगते हैं, स्वाभाविक है अलग अलग बल लगेंगे, दोनों अंडे टूट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल गलत कथन है फ्रेंड्स। ऐसा कभी संभव नहीं है कि एक अंडे को पक्के फर्श पर गिराया जाए और दूसरे को तकिए पर गिराया जाए। तकिए वाले अंडे जो है फ्रेंड्स कभी नहीं टूटेंगे। तो इस तरह से आपके राइट आंसर जो होंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो है ऐसा संभावना होना मुश्किल है। जो बोला है आपका संभावित परिणाम नहीं होगा, तो ऐसा राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। अब जो आपके अन्य ऑप्शन हैं उसको भी जान लेते हैं एक बार। पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा, स्वाभाविक है, सही बात है, क्योंकि छोटे समयांतराल के लिए इस पर विस्तृत बल कार्य करेगा। जबकि तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा, क्योंकि ये लंबे समय के लिए छोटा बल कार्य करेगा। यानी ये दोनों कथन सही है, बस आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 56वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप हमारे इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट कर पाते हैं फ्रेंड्स, आप इनका भी जवाब जो है हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। अगर फ्रेंड्स आप 25 में से किसी भी एग्जाम के 20 क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी राइट कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो चुकी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी सेशन का माध्यम से आपको टेस्ट लगवाना है। तो फ्रेंड्स आप हमें इन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का राइट आंसर कर पाते हैं, इनका जवाब जरूर बताइएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस पर जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 56वां क्वेश्चन, कथन के संदर्भ में दिया गया है। एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाते हैं और H- आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए HCl, H2SO4 और NHO3। तीन में से जो फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पर H- आयन को दर्शाता है। जो फ्रेंड्स किसी भी अम्ल जो है किसी आयनों में मिश्रित होने के बाद जो है H- आयन नहीं दर्शाते हैं, यानी कि हमारा ये जो पहला कथन है ये गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा अम्ल जो है किसी भी द्रव्य के साथ मिलने या फिर आयनित होने के बाद जो है H+ आयन को दर्शाते हैं। इस तरह से हमारा जो पहला कथन है ये गलत है। जबकि दूसरा कथन है हमारा, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाते हैं H+ आयन को कम मात्रा में उत्पादन करते हैं, उदाहरण के लिए CH3COH, H2CO3, H2SO4। तो ये कथन जो है फ्रेंड्स हमारा राइट कथन है। कोई भी अम्ल जो है H+ आयनों के कम मात्रा में उत्पादन करते हैं और उनके उदाहरण दिए गए इस तरह के। तो हमारे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, केवल बी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन से हमारा 59वां क्वेश्चन। 59वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से
ऑक्सीजन से जुड़ता है। कौन जुड़ता है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है फ्रेंड्स हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसके साथ जुड़ता है? तो है आपके ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। अगला क्वेश्चन से हमारा 74वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके साइंस से संबंधित क्वेश्चन से बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध होते हैं। किस प्रकार के बंध होते हैं? इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बहुत कमज़ोर बल होते हैं। बड़े परमाणु वाले तत्वों में बने बंध कैसे होते हैं? तो आपके बहुत कमज़ोर होते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 75वां क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 6 है, यह तत्व किससे संबंधित है? इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 16वें समूह से संबंधित और तीसरी आवर्त से संबंधित है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा इसमें एक चीज़ कॉमन दिया जा चुका है फ्रेंड्स कि जो आपके पहले आवर्त होते हैं, दूसरे आवर्त होते हैं, तीसरे आवर्त होते हैं, चौथे आवर्त होते हैं। तो पहले आवर्त में जो होते हैं फ्रेंड्स आपके 2 तत्व कवर होते हैं। दूसरे आवर्त में आपके 8 तत्व आते हैं, यानी कि यहाँ पर 8 होते हैं, यानी टोटली हमारा 10 आवर्त कंप्लीट हो जाते हैं आपके 2 आवर्त तक में। तीसरे आवर्त में जो होंगे फ्रेंड्स हमारा कौन सा हो जाएंगे? जो बचा हुआ है हमारा है परमाणु संख्या के आधार पर, तो हमारा 6 बचा हुआ है। इस तरह से हमारा जो तत्व जो आएंगे तीसरे आवर्त में आ जाएंगे और इस प्रकार से हमारा तीसरा आवर्त राइट आंसर हो जाएंगे। और ऑप्शन से अनुसार फ्रेंड्स हमारा एक ही आवर्त दिया गया है, वो है तीसरा आवर्त। तो ध्यान रखिएगा आपके इस तरह से भी क्वेश्चन आपके आवर्त सारणी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और फिर इन्हीं के टाइप के एक और क्वेश्चन बनते हैं आपको फ्रेंड्स इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कौन से तत्व से संबंधित है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन से क्या करना है? सभी परमाणु संख्या को ऐड कर लेना है। इस तरह से हमारा हो जाएंगे 16 और 16 ऑटोमिक नंबर जो है फ्रेंड्स यानी परमाणु संख्या जो है आपके किस तत्व का है? तो वो है आपके सल्फर का जो परमाणु संख्या होते हैं फ्रेंड्स आपके 16 होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जोड़ने के आधार पर भी आपके सवाल दिए जा सकते हैं या फिर अलग अलग रूप में भी दिए जा सकते हैं। इसके राइट आंसर कर लीजिए 16 समूह होते हैं और 3 आवर्त होते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 76वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके फिजिक्स से, अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, यानी किस प्रकार के कंपन करते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग जो होते हैं फ्रेंड्स आपके, उनमें से जो है अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरण की दिशा किस प्रकार की होती है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी समानांतर होते हैं। कैसे होती है अनुदैर्घ्य तरंगों की संचरण की दिशा? तो आपके समानांतर होती है। अगला क्वेश्चन से हमारा 77वां क्वेश्चन, रैखिक संवेग किसके बराबर है? यानी फ्रेंड्स आप सीधे कह सकते हैं संवेग बराबर क्या होगा, यानी संवेग बराबर आपके फॉर्मूला पूछ लिए गए। यानी अब तक फ्रेंड्स हम लोग 6 क्वेश्चन ऐसे देख लिए हैं फ्रेंड्स जो आपके फॉर्मूला बेस है, ये भी आपके फॉर्मूला बेस क्वेश्चन हैं। तो आपके संवेग बराबर यानी पी बराबर जो फॉर्मूला होते हैं फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। संवेग बराबर जो फॉर्मूला होते हैं वो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इस तरह से हमारे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं या फिर ओनली रेखीय संवेग भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 78वां क्वेश्चन, 746 वाट्स क्या होता है? सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, या फिर ये क्वेश्चन जो आपके इस तरह भी पूछे गए फ्रेंड्स कि आपके अश्व शक्ति किसके बराबर होते हैं? तो वो होते हैं आपके 746 वाट। यानी फ्रेंड्स एक तरह से एक दूसरे को घुमा फिरा कर भी आपके एग्जाम पे जो सवाल देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिए 746 वाट्स जो होते हैं किसके बराबर होते हैं? तो होते हैं आपके एक अश्व शक्ति के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 81वां क्वेश्चन, ये फिर आ गया बड़ा क्वेश्चन। इनमें से और क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन गति का पहला नियम क्या है फ्रेंड्स? जब अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगा जाता है तो गतिमान अवस्था में रहना चाहेगा, और अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगा जाता तब तक वह विराम अवस्था में रहना चाहेगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो है आपके जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। यानी कि फ्रेंड्स आपके बस में जो यात्री है वो किस रूप में रहते हैं? आपके स्थिर अवस्था में रहते हैं और इस तरह से जो है आपके पीछे की ओर झटका लगते हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 81 का राइट आंसर कीजिए जो आपके न्यूटन के गति के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन से हमारा F बराबर GM अपॉन डी स्क्वायर सूत्र में जी किसको दर्शाता है? फिर आ गया क्वेश्चन से आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आपके जो रेलवे ग्रुप डी के लिए जो स्पेशली आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि रामबाण जो होते हैं वो होते हैं आपके रामबाण के लिए होते हैं आपके फॉर्मूला। आपको अगर फ्रेंड्स फॉर्मूला अगर 100% आती है तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके फॉर्मूला बेस्ड ईजी क्वेश्चन भी रहते हैं और जो है अन्य क्वेश्चन की तुलना में अच्छे रहते हैं और इनको जो है फ्रेंड्स बनाना अनिवार्य होता है। आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन के जो होते हैं फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, फिजिक्स के भी होते हैं और जो आपके केमिस्ट्री के भी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होते हैं। एफ बराबर जो आपके फॉर्मूला होते हैं ये एफ बराबर जी एम
अपॉन डी स्क्वायर। ये जो होते हैं आपके, ये वाला जी जो है आपको किसको दर्शाते हैं, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 85वां क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से कौन से आवर्त में धातुओं की संख्या अधातुओं की संख्या अधिकतम है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दूसरे आवर्त। दूसरे आवर्त में जो है आपके अधातुओं की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 88वां क्वेश्चन। 88वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके, एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तीसरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 90वां क्वेश्चन। 90वां क्वेश्चन से अंगों के अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों के सहयोग प्रदान करता है तथा उतक की मरम्मत करता है। तो ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आपके उतक में जो है मरम्मत का कार्य करता है और आपके शरीर के अंदर के खाली जगहों को भरता है और आंतरिक अंगों में सहयोग प्रदान करता है। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बसा। बसा जो है फ्रेंड्स आपके शरीर के अंदर जो है खाली जगहों को भरता है, आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है और उतक की मरम्मत में भी मदद करता है। कौन है, वो है हमारा वसा। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, वसा है। अगला क्वेश्चन से हमारा 95वां क्वेश्चन। 95वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके, डैश एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है। आगे फ्रेंड्स आपका दूसरा क्वेश्चन, ये नहीं वाले क्वेश्चन जो होते हैं फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से गौर से बनाना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको जो है नहीं को इग्नोर कर दिया जाता है अधिकतम मात्रा में। तो ध्यान रखिएगा आपके क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे इसी तरह के छोटे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपको थोड़ा ध्यान से बारीकी से पढ़ना है। क्वेश्चन आपका है कि डैश एक मात्रा है जो तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई। ऊंचाई का संबंध जो है फ्रेंड्स तरंग की प्रकृति से कोई संबंध लेना देना नहीं है, यानी कि तरंग की प्रकृति में जो परिवर्तन लाएगा या फिर नहीं लाएगा या फिर उच्च तरंग प्रवृत्ति दर्शाएगा वो है आपके तरंग दैर्घ्य दर्शाएंगे, आवृत्ति भी दर्शाएंगे और तरंग की गति भी दर्शाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा यहीं से जो है आपके 25 क्वेश्चन से करीब समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन आपके पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, आपको कंटेंट अगर पसंद आई है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और फ्रेंड्स आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट एपिसोड 6 से लेकर नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।